हेलो, वेलकम टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूं अरुणिमा। तो आज हम आए हैं एक PYQ सीरीज़ को लेके। तो ये PYQ सीरीज़ क्या है? PYQ सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। तो इस सीरीज़ में अब से हम क्या करेंगे कि हर वीडियो में 3 क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? सोच लो, अगर आज हम जेईई मेंस का 3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नीट, उसके बाद करेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में करेंगे जेईई एडवांस। तो ऐसे करके ना ये वाला सीरीज़ चलेगा। सही है? तो चलो, तो आज स्टार्ट करेंगे जेईई मेंस से। जेईई मेंस का मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। उन 3 क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, उन 3 क्वेश्चंस को हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। उसका पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सही है? तो पहला क्वेश्चन पढ़ लो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इफ Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैन डेर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी। ये है ऑप्शन। अब देखो, पहले क्या आया है? वैन डेर वाल्स इक्वेशन। वैन डेर वाल्स इक्वेशन क्या है? वैन डेर वाल्स इक्वेशन है कि अगर गैस रियल हुआ तो उसके लिए क्या इक्वेशन है? तो रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन है? P + AN² by V square V minus NB equals to nRT। सही है? अब देखो, इस इक्वेशन में कहीं भी n तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? इससे ये जो है, इस इक्वेशन को हमने क्या किया है? 1 मोल गैस के लिए किया है। सही है? तो 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा? फिर सारे n 1 हो जाएंगे। तो P + A by, लिख क्यों नहीं रहे? हाँ, P + A by V square V minus B equals to RT हुआ। अब देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z इज इक्वल्स टू PV by nRT। सही है? अब हमने 1 मोल गैस के लिए लिया है तो क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल्स टू PV by RT। अब देखो, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है कि हमारा रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से कितना डेविएट कर रहा है, ये हमें समझ में आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। ठीक है? तो अब चलो करते हैं क्या। तो पहले अगर हमें लो प्रेशर में वैन डेर वाल्स इक्वेशन के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है तो पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। PV minus PB इक्वल्स टू प्लस A by V, ये V भी कट जाएगा, माइनस AB by V square इक्वल्स टू RT। सही है? अब देखो, इन टर्म्स को देखो, क्या बोला है? लो प्रेशर। अगर प्रेशर लो हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये वॉल्यूम क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सही है? और देखो, और कोई टर्म है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या और कोई टर्म जो बहुत कम है 1 से? ये वाला टर्म देख लो, प्रेशर कम है लेकिन वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है? वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम किसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं? देखो, ये टर्म तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये टर्म प्रेशर बहुत लो है। अब B क्या है? B है को वॉल्यूम। को वॉल्यूम मतलब क्या है? देखो, रियल गैस में क्या है? रियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स, तो हर गैस मॉलिक्यूल्स का क्या है? एक वॉल्यूम है। सोच लो, इस बीकर में है, तो हर गैस मॉलिक्यूल्स का, आइडियल गैस में क्या करते हैं? आइडियल गैस में करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो वॉल्यूम है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम सोच लेते हैं कि उसका वॉल्यूम नहीं है। ठीक है? लेकिन रियल गैस में क्या होता है? रियल गैस में वॉल्यूम होता है। तो ये जो एक एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसे कहते हैं को वॉल्यूम। अब प्रेशर ज़्यादा हो कम हो, को वॉल्यूम क्या चेंज होगा? को वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये भी बहुत छोटा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ये भी क्या है? नेग्लिजिबल।
इन दोनों टर्मों को नेग्लेक्ट कर दिया तो उसके बाद क्या बचता है, पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी। अब इस आर टी को इधर लेके आओ, पी वी बाई आर टी प्लस ए बाई वी आर टी इक्वल्स टू 1। सही है। अब इसको इधर देखो, ये जो टर्म है ये क्या है, पी वी बाई आर टी, जेड आ गया हमारा जेड। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी वी बाय इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी इक्वल्स टू क्या हो गया, जेड। आ गया ये टर्म। तो देखो कौन सा है, तो ये है फोर्थ, तो फोर्थ वाला करेक्ट है। सही है। तो समझ में आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, लो प्रेशर हो गया। तो चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। तो चलो अब करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देख लो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज, ये है ऑप्शंस। अब बहुत बोलेंगे कि मैम ये तो हलवा है, लेकिन ये हलवा जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना तब ये दाल मखनी लगने लगता है। तो चलो करते हैं इसे हलवे को। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है, एनी 3:3p1, 3:3p2, 3:3p3, 3d10, 4:4p3। अब ये हमें पता है कि अगर छोटा साइज़ होता है एटम का तो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है। अच्छा, उससे पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद रखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब क्या, कि गैसियस एटम, जो एटम है वो आइसोलेटेड है, बाकी किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, और वो गैसियस ही होना चाहिए। तो एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उससे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ऑर्बिटल में अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो वो ऑर्बिटल हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है। सही है। तो इनमें से देखो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कहाँ पे है, ये 3p1 है, 3p2 है, 3p3, 3p3 मतलब हाफ फील्ड। सही है। यहाँ पे देखो 4p हाफ फील्ड, तो ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो इन दोनों से ज़्यादा ये और ये स्टेबल होंगे, पर इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा। तो इसमें देखो 3p है, ये क्या है 4p, इसका मतलब n ज़्यादा, तो n ज़्यादा मतलब साइज़ ज़्यादा, तो साइज़ ज़्यादा होगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे वो इजीली निकाल सकते हैं। मतलब इसके कंपैरिजन से, इसके कंपैरिजन में इससे इसका जो इलेक्ट्रॉन है इससे इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका साइज इससे छोटा है, 3:3p3, और ये क्या है Ar मतलब आर्गन 3d10, 4:4p3, तो ये ज़्यादा बड़ा है। समझ में आया। देखो अब और एक चीज़ है कि क्यों हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, अगर ये रहता 3p2, ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकती हूँ, इसको यहाँ पे लेके जा सकती हूँ, इसको यहाँ पे ला सकती हूँ। इसका मतलब क्या, मैं तीनों को एक्सचेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं दोनों को एक्सचेंज कर सकती हूँ। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सचेंज कर पाएंगे वहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब वो जो कॉन्फ़िगरेशन है हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा डीलोकलाइज्ड हो पा रहे हैं, ज़्यादा एटम्स में ज़्यादा स्पेस में डीलोकलाइज्ड होंगे, तो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड होंगे तो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड ज़्यादा होंगे तो उनका जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। समझ में आया। तो अगर फुल फील्ड होता तो क्या होता,
ये 3 और ये 3 आपस में एक्सचेंज होते और ये 3 जो ऑपोजिट स्पिन वाले हैं ये आपस में एक्सचेंज होते। ठीक है, 3 3 6, ये 3 एक्सचेंज होते, ये 3 एक्सचेंज होते, मतलब इसका एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा। समझ में आया? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा ये वाला। दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया हलवा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। तो क्या क्या है? 4 हैं, कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर, कैल्शियम। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर इन चारों का मेटल का कोई एक्वस सॉल्ट हुआ, ठीक है, तो अगर इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो किस में हम इसके मेटल्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए पहले इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे है क्या? इलेक्ट्रोलाइट। सही है, यहाँ पे सोच लेते हैं एक इलेक्ट्रोड है। क्या इलेक्ट्रोड है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। क्या क्या? एक है इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक है रिएक्टिव। तो हम लेते हैं क्या? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड पीटी, जो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के सिंक या सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ना कि कोई रिएक्शन करेगा। ठीक है, इनर्ट है ना इसलिए। तो अब इन इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? कभी कॉपर का सॉल्ट होगा, क्रोमियम का सॉल्ट होगा, Ag का सॉल्ट होगा या कैल्शियम का सॉल्ट होगा, अलग अलग करके। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये है एनोड, ये क्या है? ये है कैथोड। सही है, तो एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड का क्या साइन होता है? प्लस। क्यों? कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी दे के एक रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे जब हम काम करते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी दे के एक केमिकल रिएक्शन को करवाना पड़ता है। तो अब ले लो कि क्या बोला है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या? जो सॉल्ट है उस सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी है। तो अब क्या होगा? अगर मेटल को पाना है, ठीक है, सॉल्ट से, तो क्या क्या है? कॉपर, तो Cu2 प्लस, Cr3 प्लस, Ag प्लस, कैल्शियम 2 प्लस। ठीक है, तो सोच लेते हैं कि क्या करेंगे। अब अगर कैल्शियम 2 प्लस, Ag प्लस, क्रोमियम 3 प्लस, Cu2 प्लस, इन लोगों का मेटल हमें अगर पाना है तो क्या होगा? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? अगर Cr3 प्लस को जीरो में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसका मतलब उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हर मेटल को अगर रिड्यूस करेंगे तो ही हर मेटल के सॉल्ट को अगर रिड्यूस करेंगे तो ही हम उस मेटल को पा सकेंगे। सही है, तो क्या होगा? रिडक्शन। तो हमें रिडक्शन में देखना है, तो रिडक्शन कहाँ पे होगा? ये है प्लस, ये है माइनस कैथोड में। हाँ, तो अब रिडक्शन होगा कहाँ पे? तो ये क्या है? ये है माइनस, कैथोड होगा माइनस। तो अब देखो जो ये सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स में अगर कैल्शियम 2 प्लस हुआ या क्रोमियम 3 प्लस हुआ, Ag प्लस या Cu2 प्लस, तो ये सब क्या होगा? रिड्यूस होना चाहेंगे। तो रिड्यूस होने के लिए कहाँ जाएंगे? कैथोड के पास, क्योंकि वहाँ पे माइनस है। सही है, तो ये सब रिड्यूस होंगे। अब ये किस तरह के सॉल्यूशंस हैं? एक्वस सॉल्यूशंस, इसका मतलब पानी भी है। तो इनके रिडक्शन के साथ साथ पानी का भी रिडक्शन होगा। तो वो देखते हैं कि पानी का रिडक्शन कैसे होगा। तो ये है H2O, ठीक है, तो रिडक्शन होगा कैसे? देखो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। ऑक्सीजन का कितना है? -2। +1 -2। अब रिडक्शन होगा किसका? ये -2 में है, और रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नहीं। तो ये +1 है, इसको हम 0 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो जो रिड्यूस होगा क्या तैयार होगा? H2 हो गया। H2।
अब देखो ये ऑक्सीजन तो रिड्यूस नहीं हुआ या ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, तो इसको -2 में ही रखना है। तो इसके लिए क्या होगा, ये है OH-। सही है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 2 H2 मतलब एक H2, 2 हाइड्रोजन रिड्यूस होके H2 तैयार हो रहा है और 2 हाइड्रोजन क्या है +1 स्टेट में ही रह रहे हैं। सही है, तो इसका ये भी होगा रिड्यूस और साथ साथ ये मेटल्स भी रिड्यूस होंगे। तो अब कौन सा होगा, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर Ag+ हुआ तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag। सही है, हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा, ×2 कर दो तो क्या हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2Ag। सही है, तो अगर इस तरह से यहाँ पे क्रोमियम हुआ, क्रोमियम 3+, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन देंगे। तो हर में क्या होगा, हर सिचुएशन में पानी के साथ साथ इनमें से जो 4 मेटल्स है, ये 4 मेटल्स भी रिड्यूस होंगे। तो कौन सा पहले रिड्यूस होगा कैसे पता चलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो ज़्यादा रिड्यूस होगा। तो पहले सोचते हैं कि Ag के लिए क्या होगा। तो Ag के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, इसका आप मुझे जितना याद है इसका समथिंग -0.8 ऐसा रहेगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन माइनस समथिंग है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है और इसका क्या है, इसका प्लस समथिंग है। ठीक है, समझ में आया। तो कौन सा रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा ये। ठीक है, और इसके बाद अगर Ag+ की जगह पे क्रोमियम है तो क्या है, सीरीज क्या है, सीरीज है कि अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर से मतलब जो पहले रिड्यूस जो प्लस है, प्लस के साइड से अगर जाए हम माइनस की तरफ तो पहले आएगा क्रोमियम। क्रोमियम का होता है क्या, हाई +3 पॉइंट समथिंग, मुझे उतना याद नहीं है। क्रोमियम के बाद आएगा क्या, क्रोमियम के बाद आएगा कॉपर, उसके बाद है Ag। ठीक है, क्रोमियम 3+, Cu2+, उसके बाद Ag+, उसके बाद है ये H2O का, जो है H2O का 2 इलेक्ट्रॉन, H2+, 2OH-, ये है। ठीक है, और उसके बाद है कैल्शियम। तो अब क्या है देखो, क्रोमियम, कॉपर और Ag इन तीनों के टाइम रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये 3 जब रहेंगे तो किसका रिडक्शन होगा, इन तीनों का रिडक्शन होगा। इसका मतलब इन तीनों को हम क्या करेंगे, रिडक्शन अगर इन तीनों का पहले होगा, H2O का बाद में होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इनसे कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ज़्यादा रिड्यूस होगा, पहले रिड्यूस होगा। तो ये पहले रिड्यूस हो जाएंगे H2O से। सही है, लेकिन कैल्शियम के लिए क्या है, कैल्शियम नीचे है, इससे नीचे है। तो इससे नीचे है मतलब क्या, इसका है ज़्यादा माइनस समथिंग, मुझे याद नहीं है वैल्यू, उतना वैल्यू मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कैल्शियम से कम माइनस है। ठीक है, ऊपर की साइड में है। सही है, तो अब क्या होगा, ये ज़्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा रिड्यूस होना चाहेगा कैल्शियम से। तो इसका मतलब ये ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कैथोड में जाके ये रिड्यूस हो जाएगा, H2 जनरेट हो जाएगा। तो अगर कैल्शियम का हम एक्वस सोल्यूशन ले तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में कैल्शियम ऑब्टेन होने की जगह पे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, H2 गैस। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो H2O का है वो ज़्यादा है। तो इनमें से कौन सा होगा, ये होगा कैल्शियम। सही है, समझ में आया। तो चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट PYQ सीरीज में हम आएंगे नीट के क्वेश्चंस के लिए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो अब तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।